गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले वाला जो हमने आर्टिकल देखा था वो था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देख चुके हैं, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे। तो जो ये एक्स एक्सिस ले रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस, ये मैं जेड एक्सिस ले रहा हूँ और ये वाई एक्सिस ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस। बी क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लिया। अब हम एक चार्ज पार्टिकल का मोशन देखते हैं इसके अंदर कैसे होगा। तो चलिए मैं एक चार्ज पार्टिकल ले लेता हूँ जिसका मास m है और जिसका चार्ज q है और वो v वेलोसिटी से एंटर करता है आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एट ए एंगल थीटा। वो थीटा एंगल पे एंट्री करता है। m क्या है? उसका मास है। जो मैंने चार्ज पार्टिकल कंसिडर किया है उसका m मास है और v उसकी वेलोसिटी है। क्योंकि वेलोसिटी जो है वो ना x एक्सिस में है ना y एक्सिस में है, इसलिए वेलोसिटी के क्या कर लें हम? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लें। तो वेलोसिटी का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो x एक्सिस के अंदर आ जाएगा। कितना होगा वो? v cos थीटा। और एक जाएगा y एक्सिस की डायरेक्शन में, वो होगा v sin थीटा। तो इसको हम v1 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं v2। क्लियर? तो ये वेलोसिटी हो गई आपकी v1 और वो हो गई आपकी v2। थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमने वेलोसिटी के क्या कर लिए हैं? कंपोनेंट कर दिए हैं। ओके, तो ये v1 और वो v2। अब देखिए, क्योंकि दो वेलोसिटी कंपोनेंट है तो दोनों का हम अलग अलग देखेंगे। देखिए, इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो देखेंगे। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे उसका फार्मूला होता है F = Q V क्रॉस B। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा इसकी वजह से, इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से इसके ऊपर, वो कितना होगा? वो होगा आपका F2 और कितना हो जाएगा वो हो जाएगा Q, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q ही है। उसकी वेलोसिटी इधर कितनी है? v2 और मैग्नेटिक फील्ड B। यानी सिंपली आप इसे लिख सकते हो Q v2 B। अगर इनका मैग्नीट्यूड ले लो तो मैं, और क्रॉस है तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? साइन। और इनके बीच में जो एंगल था, अब जरा देखने वाली बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, क्योंकि v2 क्रॉस B है तो एंगल क्या आएगा? इन्हीं के बीच क्या आएगा? तो v2 और B के बीच में एंगल कितना? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की वो डायरेक्शन है, v2 की ये डायरेक्शन है, यानी 90 डिग्री का है, साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा Q2 V2 B। यानी आपका जो फोर्स है F2 वो इतना बन जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल की वजह से, ना, इस चार्ज पार्टिकल पे इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? Q V2 B। ये फोर्स लग रहा है। अब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? इसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे हम? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो हम देखेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कौन सी डायरेक्शन आती है। क्लियर? तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इस रूल की वजह से देखते हैं क्या डायरेक्शन आती है फोर्स की। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है v2, इसकी डायरेक्शन तो ये है ऊपर की तरफ, और ये आपकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की।
तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है कि आपका लेफ्ट हैंड लीजिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आपका लेफ्ट हैंड ले, आप फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दें और सेंट्रल फिंगर को चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में कर, यानी करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किया, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर आप कहाँ करेंगे, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में। तो ये हो गया, देखो, तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड, इधर ये वेलोसिटी कंपोनेंट, ये हो गया। तो आपका अंगूठा क्या बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन, यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड लग रहा है, क्लियर, वो इनवर्ड लग रहा है। तो होगा क्या, देखिए, अब आपकी ये वेलोसिटी कंपोनेंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है वो ऐसे है, क्लियर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट। तो क्या होगा कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है ऐसे अंदर की तरफ, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को इधर घुमाएगा ऐसे, चलिए उसने घुमा के ऐसे कर दिया। अब भी क्या रहेगा, अब भी क्या रहेगा, वो इसके परपेंडिकुलर, तो लगातार ऐसे ऐसे इसको घुमाता रहेगा, इसके परपेंडिकुलर रहेगा, क्लियर। तो ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, इस पे फोर्स लग रहा है ना, इसकी वजह से, इस पे नहीं लग रहा है, इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से आपके चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में आया ना निकल के, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो फोर्स आया वो तो इस डायरेक्शन में आया था अंदर की तरफ, तो वो क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा। अब चलिए मान ली इसकी ऐसी सिचुएशन होगी, अब भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अब फोर्स, अब फिर इसके, अभी इसके भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, तो ये लगातार घूमता रहेगा, वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो इतना फोर्स लग रहा है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह जब हमने लगाया निकाला तो वो क्या आया, इस वेलोसिटी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर रहेगा, तो वो इसको परपेंडिकुलर रहेगा और लगातार इसको कैसे ऐसे घुमाएगा। फिर वो उसका कारण है, उसका कारण मैं पहले भी बता चुका, एक बार फिर समझे आप कि भैया मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और फोर्स को लगना है ऐसे, यानी जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के ही क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो वो देखिए ऐसे, अब वो ऐसे घुमाया, अब ये सिचुएशन बन गई, अब वो फोर्स ऐसे रहेगा, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो इन दोनों के ही क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, तो लगातार वो फोर्स लगेगा और वो ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा। इस वजह से आपका ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है इस पे फोर्स लग रहा है, इस वजह से आपका चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमेगा। तो इसकी वजह से आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में आएगा, ऐसे सर्कुलर मोशन में आ जाएगा चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से। अब सर्कुलर मोशन में आएगा तो सर्कुलर मोशन में की रेडियस मान लेते हैं भाई, कितनी मान ले हम, आर मान लेते हैं, आर रेडियस है। चार्ज पार्टिकल का मास कितना था वो तो हमने पहले ही बता दिया कि m है, क्लियर। किस वेलोसिटी से घूम रहा है वो, v2 वेलोसिटी से, तो इसके लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, फार्मूला होता है mv²/r, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कितनी है, v2, इसलिए हो जाएगा mv²/r। और ये जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो गोल गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये फोर्स जो है ये प्रोवाइड करा रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से, ये फोर्स प्रोवाइड करा रहा है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसके बराबर होना चाहिए। अब जब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हम हल करते हैं तो हम देखते हैं कि v2 की जो वैल्यू आ रही है, v2 की वैल्यू, इसको जब हम हल करेंगे तो v2 की वैल्यू आ रही है BQR/m, ये v2 की वैल्यू आ रही है, यानी इतना वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल की रहेगी v2। अब हमको चूंकि वो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो उसकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। तो कितनी होगी, अब देखिए वही बात आ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी v=r ओमेगा होता है, अब मुझे ओमेगा चाहिए तो ओमेगा कितना हो जाएगा, v/r। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालूं तो वो कितनी होगी, ओमेगा
और वो किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा किसके बराबर आएगी, वो v अपॉन आर का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे v की जगह क्या है v2, तो वो होगी v2 अपॉन आर। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए v2 की वैल्यू है बी क्यू आर अपॉन एम, नीचे ये आर आ रहा है, आर से आर कट जाएगा तो हो जाएगा बी क्यू एम, ये एंगुलर वेलोसिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी की वजह हो गई, अब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन देखना चाह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन क्या होगा वो फिर देखना पड़ेगा। उसके लिए देखिए क्या होगा, आप इस चीज को समझें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन निकालना है और मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 2 पाई न्यू के बराबर होती है। मुझे न्यू चाहिए तो कितना हो गया, ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो न्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू आपके पास पहले ही है, बी क्यू अपॉन एम, 2 पाई और आ जाएगा, तो इतनी फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन और देखना चाह रहा हूं मैं, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है वो कितना होगा देखिए। तो देखिए टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है वो कैसे निकाले, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना होगा, वो होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। तो टी क्या हो जाएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी थी इसका रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा आपका 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हमने ये देखा है। जो चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आया, तो सर्कुलर मोशन में आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये है और उसका टाइम पीरियड ये है। पर देखने वाली बात ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, ये दोनों के दोनों जो है ये वेलोसिटी का इंडिपेंडेंट है। देखिए वेलोसिटी कहीं है ही नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी ये वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। जो मर्जी ये वेलोसिटी हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी, ना तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन पे और ना ही टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर। मैंने अभी कहा कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, इनका तो कोई फर्क, इनके ऊपर तो कोई वेलोसिटी का कोई फर्क ही नहीं है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मर्जी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हो उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन एंड टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सेम ही रहेगा, बस उनका चार्ज टू मास रेशियो सेम रहना चाहिए। क्या सेम रहना चाहिए, चार्ज टू मास रेशियो, ये सेम रहना चाहिए, यानी Q अपॉन एम ये सेम रहना चाहिए, अपॉन एम और इसमें m अपॉन क्यू। तो Q अपॉन एम को क्या कहते हैं, चार्ज टू मास रेशियो कहते हैं। तो चार्ज टू मास रेशियो सेम रहेगा, जब तक चार्ज टू मास रेशियो सेम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सेम ही रहना है, जो मर्जी वेलोसिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम v2 वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से देख चुके क्या होगा, अभी हमको देखना है v1 वेलोसिटी कंपोनेंट जो है इसकी वजह से क्या होगा। तो इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, और वो जो फोर्स होगा वो मान लेते हैं F1 होगा। तो कितना होगा, फार्मूला वही लगेगा Q v1 क्रॉस b। सिंपली अगर मैग्नीट्यूड ले ले तो F1 कितना होगा, F1 हो जाएगा आपका Q v1 b साइन, और इन दोनों के बीच का एंगल v1 और b के, तो देखिए v1 की भी यही डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन है, तो दोनों की वजह से दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0।
और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो F1 कितना आएगा, जीरो। यानी इस डायरेक्शन, इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमा रहा है, इधर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। तो अब कुल मिला के ये आया कि इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में लीनियर पाथ पे रहेगा, सीधा रहेगा इधर ही, उसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। जो वेलोसिटी थी, यानी इसी वेलोसिटी से वो सीधा अनडेविएटेड जाएगा इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से, और इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से क्या करेगा, वो एक सर्कुलर मोशन में रहेगा। चूंकि चार्ज पार्टिकल तो एक ही है और उसकी दो वेलोसिटी कंपोनेंट थी, चार्ज पार्टिकल तो एक ही है और उसकी दो वेलोसिटी कंपोनेंट थी, दोनों ही वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बन रही है। अब चार्ज पार्टिकल को दोनों की बात माननी है, इसलिए चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इसकी वजह से सर्कुलर मोशन में आएगा ऐसे, और इसकी वजह से आगे भी चलेगा, तो वो इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा। क्लियर? इसको क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ, इसको क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ। तो चार्ज पार्टिकल का पाथ मैग्नेटिक फील्ड में कैसा रहेगा, हेलिकल पाथ रहेगा, हेलिकल पाथ अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट रहेगा, हेलिकल पाथ अबाउट एक्स एक्सिस। अब चूंकि चार्ज पार्टिकल ऐसे भी चल रहा है, तो एक रोटेशन के अंदर चार्ज पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे यहां था और अगले ही रोटेशन में यहां आ गया, तो एक रोटेशन के अंदर चार्ज पार्टिकल ने जो ये डिस्टेंस कवर की, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स। क्लियर? तो पिच ऑफ हेलिक्स को डी से लिखते हैं। अब पिच ऑफ हेलिक्स कितनी बनेगी, तो ये एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, क्लियर, एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक रोटेशन में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस कितनी होगी, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस कितनी होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, v1, टाइम पीरियड कितना है, तो एक रोटेशन में जो टाइम लगता था वो टाइम पीरियड, उतना टाइम लगेगा। अब टाइम पीरियड हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो फिर अब पिच ऑफ हेलिक्स कितना आ जाएगा, यहाँ v1 की वैल्यू रख दे, कितनी है, v cos थीटा, और यहाँ टाइम पीरियड जो आपका आ रहा था उसकी भी वैल्यू रख दे, कितना आ रहा था, 2 पाई m अपॉन बी क्यू, तो ये आ रहा है। तो यानी कुल मिला के आपका जो पिच ऑफ हेलिक्स है वो इतना आ जाता है। तो हमने ये देखा कि चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तो क्या होगा, और ये हमने दोनों ही सिचुएशन देखी, हालांकि वो थीटा एंगल पे एंट्री कर रहा था, लेकिन हमने उसके दो वेलोसिटी कंपोनेंट ले लिए और फिर हमने देखा कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो उसमें क्या हुआ, कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन जो वेलोसिटी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था उसमें फोर्स लगा, और वो जो फोर्स था उसने उसको सर्कुलर मोशन दिया। तो दोनों का जो इफेक्ट आया वो ये निकल के आया।